हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है 4 और 5 जनवरी को। उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, पहला प्रश्न हमारा रहेगा कि नयन का तद्भव शब्द क्या होता है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। एक होता है तत्सम और एक होता है तद्भव। तत्सम को पहचानने का क्या तरीका है? ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं और जो हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो नयन का जब आप हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो नयन को आप हिंदी में क्या कहोगे? नैन कहोगे, नैन कहोगे, नैन कहोगे या नैन कहोगे? नयन का तत्सम शब्द होता है हिंदी भाषा में। जब इसे कन्वर्ट करोगे तो इसका तत्सम शब्द बन जाएगा नयन। यानी नयन जो है आपका ये संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका हिंदी भाषा का शब्द हो जाएगा नयन। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न, पत्र का तद्भव शब्द क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। पात्र होगा, पत्र होगा, पत्ता होगा या पतर होगा? तो मैंने अभी आपको बताया ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो पत्र को जब हिंदी भाषा में कन्वर्ट करोगे तो हिंदी भाषा में कन्वर्ट करने के बाद इसका तद्भव शब्द क्या बनेगा? पत्र का पत्ता हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अंटी मारना, इसका अर्थ क्या होता है? शरारत करना, चिंता करना, कम तौलना या सहारा देना? अंटी मारना, इसे आप कह सकते हैं कम तौलना। यानी अगर आप किसी दुकान से चावल लेने के लिए गए और उसने तराजू में कुछ ऐसी चीज़ लगा दी, चुम्बक लगा दिया और कम तौला, आना चाहिए था ज़्यादा, हो गया कम, तो उस दुकानदार ने यानी चावल को कम तौला, यानी अंटी मारी, यानी कम तौलना। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। जैसे कि अगर ऑप्शन में दिया जाए चाल चलना तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। चालाकी से कोई चीज़ दबा या छिपा लेना, अगर ये दिया जाए तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि एक मुहावरे के कई अर्थ होते हैं। अर्थ कह सकते हैं, लोकतुति कह सकते हैं, मुहावरा भी कह सकते हैं। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा। 54 क्वेश्चंस क्या है? 54 है, निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी भाषा की बोली नहीं है? भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, मैथिली या मगही? कौन सी बिहारी भाषा की बोली नहीं है, यह आपको बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, छत्तीसगढ़ी जो है ना ये बिहारी बोली नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न क्या है कि पावक का संधि विच्छेद क्या होता है? पावक का संधि विच्छेद क्या होता है? पावक का संधि विच्छेद होता है पौ धन अक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। इसको तो मान लिया जाएगा औ, ध्यानपूर्वक देखेगा वीडियो को, और इसको मान लिया जाएगा आ। औ प्लस आ मिलकर क्या बना? औ प्लस आ मिलकर बना आओ। और आओ नियम के अनुसार किस में आता है? अयादि स्वर संधि में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पावक में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी तो पावक में प्रयुक्त संधि हो जाएगी अयादि स्वर संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न क्या है? अंधे के आगे रोना, इसका अर्थ क्या होता है? अंधा व्यक्ति देख नहीं सकता, व्यर्थ का प्रयत्न, सफल प्रयत्न करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। अंधे के आगे रोना, इसका अर्थ क्या होता है? अंधे के आगे रोना। तो मेरे प्यारे साथियों, अंधे के आगे रोना इसका अर्थ होता है व्यर्थ का प्रयत्न, क्योंकि उसको कुछ दिखता तो है नहीं, तो वो काम क्या कर पाएगा। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है? देखिए, आज का दिन शेष है आप लोगों के पास और कल का दिन शेष है। सिर्फ 2 दिन बचे हैं एग्जाम होने में। तो जिन बच्चों का 4 तारीख को एग्जाम है, आपने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो, तो उन सभी बच्चों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, जाइए एग्ज़ाम को
अच्छे से दीजिए। झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, इलाचंद्र जोशी, भीष्म साहिनी। झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है? तो झांसी की रानी उपन्यास के लेखक है मेरे प्यारे बच्चों वृंदावन लाल वर्मा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पथिक का पर्यायवाची है? पथिक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। पथिक के पर्यायवाची शब्द मुसाफिर भी होता है, बटोही भी होता है, पंथी भी होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अब देखिए, पंथी में, पथिक में राही आ जाता है, राहगीर भी आ जाता है, यात्री भी आ जाता है। यानी कि ये सभी शब्द जो है ना, राही, राहगीर और यात्री, ये सभी शब्द पथिक के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? शिष्टाचार, अपमान, अशिष्ट या विशिष्ट। जब आप इसको उल्टा करोगे, यानी शिष्ट का जब आप इसे अपोजिट इसका करोगे, तो शिष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा अशिष्ट। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बच्चों को थपकी देकर सुलाने के गीत को क्या कहते हैं? बच्चों को थपकी देकर सुलाने का गीत, इसको क्या कहते हैं? बच्चों को थपकी देकर सुलाने का गीत, इसको हम कहते हैं लोरी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, अनुकूल में कौन सा समास है? एक ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई थी, तो मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी? यथा, अनु, प्रति, बड़ा आ, भर, उद, हर। मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी। तो आपको स्टार्टिंग का शब्द देख लेना है, स्टार्टिंग यानी शुरुआत का शब्द देख लेना है। अनु, अनु दिया इसमें, देखिए ये दिया, अनुकूल हुआ, प्रतिकूल हुआ, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन, यथोचित। तो ये सभी शब्द जो है ना, ये अव्ययभाव समास के उदाहरण होते हैं। तो अनुकूल में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययभाव समास। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सत्पुरुष में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। सत्पुरुष, स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है, और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो प्रत्यय होता है। तो सत्पुरुष में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? सत, सत हो जाएगा। स्टार्टिंग का शब्द है सत धन पुरुष। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, शुरुआत का शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, भीष्म साहिनी। 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों, 3 वर्ष उपन्यास के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन क्या है, काली आंधी के रचयिता कौन है? कमलेश्वर, यशपाल, कमलेश बोहरा, खुशवंत सिंह। काली आंधी, तो काली आंधी के रचयिता कौन है? तो काली आंधी के रचयिता होंगे कमलेश्वर। कमलेश्वर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन क्या है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? गुलाब राय, प्रताप नारायण मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सरदार पूर्ण सिंह। उसने कहा था, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है? झुंड भी समूह में आ जाता है, सभा भी झुंड में आ जाता है, सेना भी समूह में आ जाता है। झुंड, सभा, सेना, ये तीनों जो है ना समूहवाचक संज्ञा हैं। झुंड जैसे कि जानवरों का झुंड, अनेकों जानवर होते हैं, कोई संख्या नहीं। सभा में नेता की सभा हो रही है, इतनी भीड़ होती है, कोई संख्या नहीं। सेना में कितने लोग होते हैं, कितने शख्स होते हैं, कोई संख्या नहीं, उसमें भी अनगिनत होते हैं। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है कि सरस्वती का पर्यायवाची निम्न में से कौन नहीं है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो इंदिरा जो है ना, इंदिरा, ये सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अब जैसे कि बीड़ा पाड़ी हुआ, वाग्देवी हुआ, माँ श्वेता, हंस वाहिनी, ज्ञानदा, ये सभी शब्द जो है ना ये सरस्वती के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। खरांशु, पतंग, तिमरारी या हिमांशु। हिमांशु जो है ना ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। देखिए हिमांशु जो है ना ये चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, ना कि सूर्य का। खरांशु हुआ, पतंग हुआ, तिमरारी हुआ, ये सभी शब्द जो है ना सूर्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अंशुमान, सूर्य, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, ये सभी शब्द जो है ना सूर्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है कि कपटी का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है। कुटिल, कर्मठ, निष्कपट या कृतज्ञ। कपटी का विपरीत अर्थक शब्द, विपरीत अर्थक शब्द भी कह सकते हो आप लोग और विलोम शब्द भी कह सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों कपटी का विपरीत अर्थक शब्द होता है निष्कपट। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में जाएगा। अगर ऑप्शंस में सरल, हृदय और ईमानदार दिया हो, सरल, हृदय, ईमानदार, ये सभी शब्द जो हैं कपटी के विपरीत अर्थक शब्द होते हैं, तो आप उन पर भी टिक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है उदांत का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है। उदांत का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो उदांत का विपरीत अर्थक शब्द होता है अनुदांत। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न है इनमें कौन सही सुमेलित नहीं है। विवादास्पद, विजय पराजय, मृदुल कठोर, विरह मिलन। तो इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। विवाद, विवादास्पद, ये जो है सही सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या होगा। स्वदेज, पिंडज, अंडज या जलज। पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या होता है। पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द होता है स्वदेज। स्वदेज यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है जो पहरा देता है के लिए एक शब्द क्या होता है। प्रतिहार, प्रहरी, साक्षर या प्रतिनिधि। जो पहरा देता है, तो जो पहरा देता है उसे क्या कहते हैं। उसे हम जो राजा महाराजा के समय जो लोग पहरा देते थे उसे हम प्रहरी कहते थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न है हमारा युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। युगीन, युग निर्माता, युग चेता, युग धर्मा। युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है। इसके लिए एक शब्द होता है युग निर्माता। इसे हम क्या कहते हैं, युग निर्माता कहते हैं, युग का निर्माण करने वाले को। सही आंसर की अगर मैं बात करूं तो सही आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। कहीं का नहीं रहना किस मुहावरे का अर्थ है। घर बसाना, घर का ना घाट का, घर का भेदी होना, चल निकलना। क्या होगा, कहीं का नहीं रहना। तो कहीं का नहीं रहना इसका मुहावरा क्या होगा। इसका मुहावरा हो जाएगा घर का ना घाट का। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। दो टूक बात कहना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। स्पष्ट कह देना, तंग करना, बुरी राय देना, प्रभाव जमाना। दो टूक बात कहना, तो दो टूक बात कहना इसका मुहावरा क्या होगा, यानी स्पष्ट कह देना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखेगा, मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? लज्जित होना, उदास होना, बुरी तरह हारना या चोट लगना। मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, मुंह की खाना, इसका मुहावरा क्या होगा? मुंह की खाना यानी बुरी तरह हारना, यानी कि परास्त होना। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगर परास्त होना दिया जाए ऑप्शंस में तो आप उस पर भी टिक कर सकते हो। गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? प्रतिवाद करना, छिपकर देखना, हानि पहुंचाना या पीछे पड़ना। गर्दन उठाना, तो गर्दन उठाना यानी कि प्रतिवाद करना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा, आप उस पर भी टिक कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए विरोध करना दिया जाए ऑप्शंस में तो आप उस पर भी टिक कर सकते हो। वैसे आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न क्या है कि विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा जो है ये किसकी जीवनी है? मोहन राकेश, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है कि किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? वह पढ़ने वाला, क्योंकि वह पढ़ने वाला है, ये भूतकाल नहीं, जो बीत चुका है उसको भूतकाल कहते हैं, जो आने वाला समय होता है वो वर्तमान होता है। यानी कि वह पढ़ने वाला, इसमें ये क्रिया जो है भूतकाल में नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से नहीं होता? चा, छा, ज, झ, य। किस वर्ण का उच्चारण जो है वो तालु से नहीं होता है? का जो है ना, का, ये कंठ से इसका उच्चारण होता है। का, खा, ग, घ। जैसे कि का हो गया, खा हो गया, गा हो गया और घा हो गया, ये कंठ से होते हैं, ना कि तालु से। तालु से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? चा, छा, जा, झा और इया, ये तालु से बोले जाते हैं। देखिए, चा भी होगा तालु से, जा भी होगा और झा, लेकिन का नहीं होगा। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, अंतर्गत में कौन सी संधि है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। अंतर्गत में संधि होती है अंत धनगत। जब आपने इसकी संधि करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, तो इसमें हो जाएगी विसर्ग संधि। अंतर्गत में कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। निम्न में कौन एक तद्भव शब्द है? ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। अग्नि, आदमी, स्टेशन या आम। आम जो है ना गाइस, ये तद्भव शब्द हो जाएगा। निम्न में कौन एक तद्भव शब्द, जो शब्द हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं, और जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो तद्भव पूछा गया आपसे, तो जो शब्द हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। मैंने आपको गलत बता दिया है, जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं वो तत्सम शब्द कहलाते, लेकिन तद्भव पूछा जा रहा है आपसे, तो आम जो है आपका ये तत्सम शब्द हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है? अवधी, ब्रज, मैथिली, मगही। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है? अवधी भाषा की। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है, जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है वह है द्वंद्व, कर्मधार, अव्ययभाव या द्विगु। जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कर्मधार समास।
तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के। सरल शब्दों में समझ लीजिए, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष अथवा एक पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय हो तो वो कर्मधार समास कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शिष्टमंडल एक कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा। शिष्टमंडल कौन सी संज्ञा है? तो मेरे प्यारे बच्चों शिष्टमंडल जो है ना ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। पीली साड़ी दुकान से खरीदी है, इस वाक्य में विशेषण तथा विशेष क्रमशः हैं पीली साड़ी, साड़ी पीली, दुकान साड़ी या पीली दुकान। इसमें आपसे देखिए विशेषण तथा विशेष आपसे पूछा जा रहा है। पीली साड़ी ये आपका विशेषण और विशेष हो जाएगा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है। यहां पर देखिए आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। प्रशस्त ये आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्या तुमने रोटी खाई किस प्रकार का वाक्य है, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक। क्या तुमने रोटी, देखिए उसने रोटी खाई है या नहीं खाई है ये कोई कंफर्म नहीं है, तो प्रश्नवाचक लग रहा है यहाँ पर कि उसने रोटी खाई है या नहीं खाई है, तो यहाँ हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। कहने का मतलब ये है गाइस कि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनमें ना तो कोई नियम प्रयुक्त होता है ना कोई इसकी परिभाषा होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसे प्रश्नों को ज़्यादा टाइम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने प्रश्न को पढ़ा और आंसर तुरंत निकल आता है। मेरा कहने का मतलब ये है। अब जैसे कि ये वाला प्रश्न है कि वह वस्तु जिसके आर पार ना देखा जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा, अपारदर्शी, पारदर्शी, दूरदर्शी या समदर्शी। ऐसे क्वेश्चन था तो आप चुटकियों में कर दोगे, उसको हम कहते हैं अपारदर्शी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ऐसे प्रश्नों के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न है, शिकारी ने बाघ मारा, इस वाक्य में किस कारक प्रसर्ग का प्रयोग, कर्म कारक, करण कारक, अधिकरण या संप्रदान कारक। तो शिकारी ने, तो ने किस में आता है, इसमें जो मेन कॉमन है वो है ने। तो ने किस में आता है, कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए। यह आप लोगों ने बचपन में काफ़ी बार पढ़ा होगा शायद, अगर आपको याद हो तो। अगर आपको याद नहीं है तो आप इसे याद कर लीजिए, क्योंकि कारक से ये मान के चलिए 1 से 2 प्रश्न जरूर आपसे पूछे जाएंगे। तो ने किस में आता है, कर्ता में आता है। तो कर्ता यहाँ हो जाएगा कर्ता कारक, कर्म कारक नहीं होगा मेरे हिसाब से, कर्ता कारक हो, क्योंकि ने पूछा जा रहा है। तो ये प्रश्न ही गलत है। कर्म में तो को आएगा, ने थोड़ी आएगा। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में से जाएगा, यहाँ कर्ता कारक होगा। ये प्रश्न ही गलत है। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ये होगा, ये होगा या फिर ये होगा। मिठास, तो मैंने आपको क्या बताया था कि शुरुआत का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो प्रत्यय होता है। मिठास, आस निकल रहा है, तो आस जो है ना ये मिठास में इसका प्रत्यय हो जाएगा। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न, जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, प्रसन्न ना होना, निराश ना होना, संतोष ना होना या विश्वास ना होना। आपने खूब मिठाई खाई लेकिन आपका जी नहीं भरा, यानी आपका जो मन है वो संतोष नहीं हुआ मिठाई खाकर, आप और खाना चाहते हो, यानी कि संतोष ना होना। जी नहीं भरना का मुहावरा हो जाएगा संतोष ना होना। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है, आग में कूदना, आग में घी डालना, आसमान पर चढ़ा देना, आस्तीन का सा। जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, तो जानबूझ, आग सामने जल रही है और आप जलने के लिए जा रहे हो, सामने कुआं है और आप जबरदस्ती कूद रहे हो, यानी कि जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, यानी कि आग में कूदना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। देखिए मुहावरा हुआ जैसे कि विलोम शब्द हुआ, इन्हें पढ़ने की ज़्यादा आपको जरूरत नहीं है। जो मेन पॉइंट है उन पर फोकस करिए आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है
कि विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मुगल, मुगल जो है ये किस भाषा का शब्द है? अरबी, तुर्की, उर्दू या संस्कृत? मुगल किस भाषा का शब्द है? तो मुगल जो है ना गाइस, ये तुर्की भाषा का शब्द है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ है? संस्कृत, पाली, प्राकृत या फारसी? हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ है? तो हिंदी भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम फारसी भाषा के रूप में हुआ है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक? परिवार, तो परिवार में कई लोग होते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, यानी अनगिनत हो सकते हैं। तो उन संख्या को क्या बोला जाता है? समूह बोला जाता है। तो परिवार में हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। यशोदा हरि पालने झुलावे हलरावे दुलरावे महलावे जोई सोई कुछ गावे, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? श्रृंगार, वात्सल, शांत या करुण? तो इसमें हो जाएगा वात्सल्य रस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? देखिए यहाँ पर आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। ज्योतिमय, ज्योतिमय में ज्योतिमय इसका शुद्ध शब्द हो जाए, यानी शुद्ध वर्तनी, वर्तनी भी कह सकते हैं, शुद्ध शब्द भी कह सकते हैं। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। तो आज की ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास वाकई में पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के इस क्लास की PDF आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाइए, ज्वाइन करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।